जैसे किसी अतिथि का लोग हमारे यहाँ गुणगान करते हैं, उनके शब्दों को उसी रूप में लीजिएगा। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते जो थोड़ा बहुत गुण सका हूँ, वही आपके बीच अपने विचार के रूप में रखूंगा। 3 दिन पहले प्रमोद जी ने फोन किया था। मैं कहा कि अब पूर्णिया से वहां जाके 1 घंटे 2 घंटे के संगोष्ठी में भाग लेने के लिए उहापोह में था, लेकिन मन ने कहा कि बहुत सारे प्रियजन हैं दरभंगा में। दरभंगा मेरी कर्म भूमि रही है, लगभग 8 वर्ष मैंने यहाँ अपनी सेवा दी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखना फिर पता नहीं कब संभव हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और चूंकि कल 10वीं थी, वो सारी थकान सब कुछ, मैं कोई तैयारी के साथ नहीं आया हूँ जितना इन्होंने कहा है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए जो कुछ सोच सका, और यहाँ जो प्रबुद्ध वक्ताओं ने जितनी बात कही, उन्हीं के बीच से कुछ अगर मैं थोड़ा सा उसका मंथन करके उससे नवनीत निकाल सका हूँ, तो वो आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। इस सारस्वत कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे दरभंगा में मार्गदर्शक, मित्र, सलाहकार सबके रूप में, जिनके साथ मैंने दरभंगा में कई रातें कई दिन साथ साथ गुजारे हैं, कृष्ण कुमार जी, इस क्षेत्र के ख्यातलब्ध जनप्रतिनिधि विनय बाबू, और अपना नाम अपनी वाणी से सार्थक करते हुए, क्योंकि उनको सुनकर लोगों को, मैं भी उनका श्रोता हूँ, संतोष जी, उनको सुनकर संतोष होता है कि नहीं, आशा है। जब आप निराशा के समंदर में तैर रहे हो तो तिनका भी आपको एक आशा के समान दिखती है। वैसे संतोष जी और मेरे तमाम, राजकुमार जी, अमरेश्वरी चरण सिन्हा जी, डॉक्टर साहब, ये सारे लोग, बहुत लोग मुझे भूल चुके होंगे, विद्या बाबू, इन सारे लोगों का दर्शन करना, इनसे 2 बार प्राण मोहन मिश्र जी चले गए, हो जाना, यही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है जो मैंने कमा लिया। अब उसके आगे कुछ शेष नहीं रहता है, मेरी संतुष्टि उसी में पर्याप्त है। हमारे शास्त्र में, व्यक्ति में, समाज में, सब में कहा जाता है कि निर्माण 3 गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप अंग्रेजी पत्रकारिता का तो मैं उतना नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उदंत मानदंड से जो पत्रकारिता शुरू होती है हिंदी की, और जिसका शिखर गणेश शंकर विद्यार्थी है, उसमें आप गौर करके देखिए, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, सारे के सारे लोग आपको सतोगुण प्रधान लोग मिलेंगे। सतोगुण प्रधान व्यक्ति जो होता है वो संत होता है। संत होता है मतलब निर्लिप्त होता है। निर्लिप्त होता है लेकिन संवेदन शून्य नहीं, संवेदना के साथ वो निर्लिप्त होता है। उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती, उसे न कोई लोभ होता है, न सम्मान की लालसा होती है, न धन की लालसा। और अतीत में हमारे यहाँ राज्य को, जो कि राजतंत्र हुआ करता था, उसको भी धर्म दंड से नियंत्रित करने का कार्य सतोगुणी प्रधान लोग किया करते थे। ये समझिए। अब इस सतोगुण के साथ
जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, मैं थोड़ा सा समय लूंगा कुछ चीजों को, तो ये यही उपजा है। मैंने इसको कहीं अध्ययन नहीं किया, याद रखिएगा, ये यही उपजा है, इन सब की बातों को सुन के उपजा है। क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं हम लोग केवल फूलगी छू रहे हैं, जड़ नहीं टटोल रहे। जितनी बातें हुई वो जड़ टटोल रहा है। जो भी पत्रकार, आपको याद रखिएगा, किसी लालसा में आपके पास आ रहा है, वो निश्चित रूप से तमोगुणी प्रधान पत्रकार, ये याद रखिए। और ऐसे पत्रकार रजोगुणी प्रधान व्यक्ति के हाथ का टूल बहुत सहजता से बनते हैं। रजोगुणी प्रधान कौन हुआ? सामान्यतया शासक, राजनीति लोग समझेंगे, राजनीतिक लोग नहीं। बलजोली जिनका नाम संतोष जी ने लिया, वो भी तो एक खिलौना है, वो भी यूज हो रहा है। वरना क्या बात है कि भारतीय संसद में दो बिजनेसमैन का नाम नहीं लिया जा सकता, ऐसी क्या बात? संसद, जिसको इस देश की संप्रभु संस्था मानी जाती है, सर्वाधिकार संपन्न संस्था मानी जाती है, उस संसद के सदस्य, उस संसद के अध्यक्ष, ये सब मिलके इस देश के दो नागरिक का नाम लेने से मना कर दे। असल रजस तब तो वो हुआ ना, बाकी तो सब उसके चाकर हैं। और उस रजस के हाथ में क्या है? इस देश की 90% जो आप पत्रकारिता पर चर्चा कर रहे हैं, उसके टूल सारे उसके कंट्रोल में। तो जब उसके पास कंट्रोल में है और उसको ये पता है कि जिस दिन संतोष जी की आवाज इतने लाख में है, इतने करोड़ में है, ठीक है, जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा खतरा होने लगा है, वो टूल परचेज हो जाएगा। आज ऐसा ही एक टूल 4PM दिख गया, ऐसा ही टूल था ना ये डिजिटल। तो आप ये समझिए कि नियंत्रण कौन कर रहा है? ये छोटी छोटी चीजें जो लोकल स्तर पर होती है ना, उसका उतना देर तक ही महत्व है। आप अपनी आत्मश्लाघा में कुछ कह लीजिए, अपनी प्रशंसा में कुछ कीजिए, किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए उसका उदाहरण दे दीजिए, कहीं कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि नियंत्रण कौन कर रहा है और वो क्या चाहता है। हमने 52 का इलेक्शन देखा, इस देश के अनपढ़ मतदाताओं ने एक सरकार चुनी, उसके बाद से लगातार हम लोग देखते रहे। 1991 में इस देश में उदारवाद आता है। उदारवाद आने के साथ क्या होता है? उदारवाद आने के साथ पश्चिम का कैपिटल आपके यहाँ आता है। पश्चिम के कैपिटल को आने में, अभी बिहार में कल परसों एक सेमीकंडक्टर के उद्योगपति ने एक लेख लिखा, अब न्यूज आया होगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा निर्णय था बिहार में आके फैक्ट्री खोलना। क्या वजह? आज आपके यहाँ कोई आता है, उसको कहते हैं पहले 500 करोड़ रुपये हमको दे दो, ये कहते हैं राजनेता, तब तुम जाके शुरू करोगे और उसके बाद भी रेगुलर तुम्हारा इंटरवल पे देना होगा, तब तुमको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, संरचना भी मिल जाएगी। इन सब शर्तों से जैसे ही दूर होगे, तुमको कुछ तुम अपने ऊपर जो करना करो, जो होगा तुम जानो। विदेशी कैपिटल जब इस देश में आता है तो इस देश के स्थिति को देखकर, इस देश की जो आधारभूत संरचना थी, 91 की संरचना बहुत बुरी थी, जो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल था, जो सिक्योरिटी का स्थिति थी, वो सब बहुत बुरी थी। उसने यहाँ तब अपने को लाके नहीं एक्सपोज किया, उसने यहाँ अपने मोहरे खड़े, और उन मोहरों को, जैसे आजकल ठेकेदारी प्रथा है ना, जो दलाली, एक तरह की दलाली है। इस देश के बजट का, अगर इस देश का बजट आप जान लीजिए कि 100 लाख करोड़ है, तो 50 लाख करोड़ जेब में जाता है।
50 लाख करोड़ आपको काम होता हुआ दिख रहा होता है, जिसमें से वो लोगों के जो उसमें इन्वॉल्व है उनके वेजेस वगैरह में भी उसका पैसा शामिल है। आपको हर महीने आप 1,76,000 करोड़ रुपया सरकार को दे रहे हैं जीएसटी। अब वो डाटा भी आना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि जीएसटी में केवल 3% वो लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, और केवल 3% का योगदान दे रहे हैं। 64% का अनुदान जो है नीचे का आदमी दे रहा है, और 37% का अनुदान मिडिल क्लास दे रहा है। हम जो दे रहे हैं वो सारा जो ले रहे हैं, तो सारा निर्णय कैसे बनेगा? सारे कानून किस रूप में बनेंगे? अगर आप धरना प्रदर्शन करते रहिएगा रोड पर तो लोग देखेगा ना। तो आपको आबादी से इतने किलोमीटर दूर फेंक देंगे कि हम डेमोक्रेसी के नाम पर वो भी होने दे रहे कि तुम्हारा धरना प्रदर्शन हो, लेकिन जंतर मंतर में नहीं होगा, रामलीला मैदान में नहीं होगा। अब तुमको हम दिल्ली के पहाड़े रोक देंगे, दिल्ली का आदमी नहीं देखेगा। किसी पढ़ा लिखा लोग यहाँ रहता है, वो देखेगा तो थोड़ा सरकार के खिलाफ, तब 7 एमपी कैसे हमको जिताएगा? ये चीज है। और वो जो कंट्रोल होता है, पहले क्या था पत्रकारिता। आप अच्छा एक चीज बताइए, डिजिटल मैंने क्या समझते हैं? यहाँ चुनौती है डिजिटल, टीवी, क्या कहता है, मोबाइल, कंप्यूटर। डिजिटल ये नहीं। डिजिटल का सीधा अर्थ होता है अंक, जो अंक से जुड़ा हो। ठीक है, तो डिजिटल होता है अंक। अंक में क्या है खासियत कि अंक में कोई संवेदना नहीं होती। ठीक है, और आदमी जो है वो संवेदना वाला होता है। उसमें लोभ है, उसमें भय है, उसमें हिंसा भी है, उसमें ढेर सारी चीजें। तो पत्रकार हो जाता है संवेदनशील, सारी मानवीय गुणों और अवगुणों के साथ वो एक सेट है। और अंक जो है वो एक निर्लिप्त है, उसको कोई चीज से मतलब नहीं है। लेकिन वो कन्वर्ट हो गया है क्या? मानव के द्वारा यूज किए गए टूल में, जिस टूल का इस्तेमाल करके आदमी उस अंक से कई सारी चीजों को स्टोर करता है, उसको ट्रांसफर करता है, उसको अलग अलग जगह पर फ्लैश करता है, भेज सकता है। पहले जिस एनालॉग मीडियम की बात कर रहे थे, उनको पटना को वीडियो पहुंचाने में बहुत झमेला था, तो बड़ा स्टोरेज था, ट्रांसफर ऐसे नहीं हो सकता है। अब है क्या कि जब वो अंक में बदल गया तो हम यहाँ बैठे बैठे एक क्लिक किए और पटना में मिल गया। तो ये समझिए कि डिजिटल इज ए टेक्निक यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। उसका इस्तेमाल कौन करता है उस टेक्निक का? तो जब वो सतोगुणी प्रधान व्यक्ति के पास वो टेक्निक है, वो आपको इन्फॉर्म करता है, वो आपको एजुकेट करता है। मास मीडिया इससे पहले वही रोल कर रही थी। ये मास मीडिया का ही देन है कि हरित क्रांति का संचार हो सका देश भर में। उस समय कोई डिजिटल नहीं था, कोई बहुत फास्ट सूचना नहीं चलती थी, लेकिन पूरे देश ने हरित क्रांति देखा ना, ब्लू रिवॉल्यूशन हमने देखा ना, मछली का व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा। बिना इस तरह की सूचना के प्रसार के हमने एक देश को टूटते देखा, दूसरे देश को अपने में मिलते देखा। तो ये सारी चीजें तकनीक हो या नहीं हो, कर कौन रहा है? बेसिक चीज ये है, फर्क ये है, आपका टूल किसके हाथ में, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो टूल को जो जिस रूप में यूज करेगा, तो आपने उसको यूज किया जनमत बनाने में, अब वो यूज हो रहा है जनमत नियंत्रित करने। इसलिए उस टूल के जरिए आपको ऐसी सूचनाएं भेजी जाती है जिसमें आप बटिए। आप बटिए तो बुनियादी जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे कहानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा ऐसे तोड़ दो, 5 को टुकड़ा जैसे मिला दो, तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटता है। हम उस बुनियाद को अपने भूल गए। तो डिजिटल मीडिया के प्रादुर्भाव ने आपको बेसिकली क्या कर दिया? और दूसरा जो देखिएगा गुण, उसने आपको अकेला कर दिया।
अब आप एक अपना मोबाइल पकड़िए, चाहे वो 1.5 लाख का हो, चाहे कि 10,000 का हो, अपना एगो कोना से देखिए। आप अपने घर में देखिएगा, आपकी पत्नी एक मोबाइल लेके एक कोने में होगी, आपका बेटा अलग एक कोने में होगा। मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को। बेटी अलग कोने में होगी, और आप देख चुके, आप भी एक कोने में हैं। सबके लिए सुविधाजनक है ना, हमको अपना अपना कोना मिल गया। आपको लग रहा है कि हम बहुत इन्फॉर्म हो रहे हैं रील देख के, सोशल मीडिया पर इतना इतना डिस्कशन देख के, संतोष जी को सुन के, लेकिन आप कर क्या रहे हो सुन के? व्हाट यू आर डूइंग? आप वही कोने में बैठे हुए। हमको एक कोने में बैठा हुआ आम आदमी जो लक्ष्मण का था वो बना के रख दिया गया है, कंट्रोल करके। अब स्थिति क्या होती है? आप या तो कांग्रेसी हैं, या तो भाजपाई हैं, आप या तो पाकिस्तानी हैं, या देशद्रोही हैं, या आप राष्ट्रवादी हैं। इस स्तर पर आपको इतना नीचे गिरा दे, ये डिजिटल मीडिया का ही कारनामा हो सकता है, मास मीडिया का। बाकी कौन पत्रकार बिक रहा है, कौन पत्रकार किससे कितना लिफाफा ले रहा है, ये सब टॉक ऑफ द टाउन हर लिप्स पे है, हर जुबान पे है। जो पत्रकार आपसे मिल रहा है वो भी जान रहा है कि ये जानता है, तो दूसरी चीज कर दिया कि हमको बेशरम बना दिया। अब मैं कितने निम्न स्तर पर गिर जाऊं, मेरी बेशर्म हंसी आपके सामने रहेगी, और आपकी सभ्यता आपको कंपेयर करेगी कि नहीं, आप अपने ऊपर हमको चोट नहीं बोलिए। संतोष जी तो यहाँ बहुत खुले, आप बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन सब नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए भी क्या चाहिए? एक हैसियत चाहिए। हैसियत कैसे बनेगी? अगेन, आप जब तक अपने सत्व गुण को रजस में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक हैसियत नहीं बनेगी। संत रह के रहिए एक जगह, वो दौर अलग था। अब आप इस दौर में आप केवल संत रह के कहीं प्रेमानंद बन के अगर प्रवचन करना है तो वो कीजिए, ठीक है, लेकिन आपको रोज उसी सवाल से वैसे ही नालायकों से रोज जूझना पड़ेगा। आपको एक ही बात 20 बार पूछेगा। एक आदमी गया, दूसरा भी आगे वही सवाल पूछेगा। तो मीडिया ने जो डिजिटल मीडिया की क्रांति है ना, उसने आदमी को सोचने के, या तो जो आदमी उससे दूर है वो बहुत ऊपर है, या नहीं तो जो सामान्य जन है उसको सोचने के स्तर पर इतना नीचे गिरा गया है कि हर चीज का, हर वाक्य के बाद दूसरे वाक्य का अर्थ पूछने आ जाए। अच्छा, ये जो बोले थे इसमें क्या करें? चेतना के स्तर पर व्यक्ति को मारने का काम कर रही है मीडिया, जबकि ये देश आपके चेतना के उत्थान के लिए ही सारी की सारी शिक्षा आपको इस देश ने दी है। और हम चेतना के स्तर पर निम्नतम स्तर, आप सिंपल बात सोचिए कि ठीक है, अडानी अंबानी है, मान लीजिए 2 आदमी है, वो कंट्रोल कर रहा है, क्या दिया उसने इस देश को? दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी में से नाम आता है 2 आदमी को। सोचिए जरा सा, केवल, और केवल अपने तक नहीं सोचिए, अगर ये सोच रहे हैं तो अपने बगल में भी सोच दो। अमेरिका में भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है। बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, फेसबुक वाला है। इसने फेसबुक दिया, इसने आईफोन दिया, उसने, किसी ने आपको विंडो दिया, माइक्रोसॉफ्ट दिया, उसने कुछ दिया तो कमाया। आपको इन लोगों जो हमारा देश का जो सिरमौर है, जिसके पीछे पूरे देश की व्यवस्था उसको खरबपति से महापद्म शंखपति बनाने पर तुली हुई है, उसने दिया क्या है इस देश में? एक चीज बता दीजिए। बाप ने एक उद्यम किया और पुत्र जो है वो तिकड़म में है। 16 साल में स्कूटर पर चलने वाला आदमी, 16 साल में 2005 में जो स्कूटर पर चल रहा हो, वो कौन सी ऐसी तिजारत है जिससे कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच जाए 15 साल में? ऐसा कौन सा धंधा है? ऐसा धंधा तभी है जब आपका मुल्क बेच के उसको दे दिया जाए। और हम बहुत चैन से बैठे हुए हैं, इस देश का हर आदमी चैन से बैठा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उनको पता है कि जनमत ही जो है वो बदलाव का कारण है, तो लेट डिस्ट्रॉय द जनमत।
जनमत कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? नेहरू जो आपका नेशनल लीडर था, प्रतीक था, आपके प्राइड का प्रतीक था, गांधी जो आपके प्राइड का प्रतीक था, इनको डिनाउंस, इसके बदले एक जाली आदमी को खड़ा कर, और आपके मन में ये भाव भरो कि ये आदमी जो है बड़का, क्योंकि पता है कि आप कभी फैक्ट नहीं चेक करेंगे। आपको देखिए, ये आपको साइकोलॉजी का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। द मोमेंट आपकी दो ज्ञान इंद्रिया, इडियट बॉक्स क्यों कहा जाता है टीवी को, वो आपके आंख और कान, ये दो ज्ञान इंद्रिया है, इसमें से दोनों अगर एक जगह केंद्रित हो जाती है, याद रखिएगा, ये सोचना बंद कर देता है। कान और आंख अगर कहीं आप केंद्रित कर दिए तो ब्रेन उस समय डेड हो जाता है। आप खाली वही चीज को साउंड म्यूट करके देखिए, 5 मिनट देख के देखिए, आपका दिमाग पगलाने लगेगा कि क्या बोल रहा है। आप सीन बंद कीजिए, केवल ऑडियो सुनिए, आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा। वो जो बोल रहा है आप उसके शब्द से चित्र बनाने लगेगा आपका दिमाग। अगर वो बाढ़ का विवरण कर रहा है तो आपका दिमाग बनाने लगेगा, भले ही वेग सा। यानी क्या है कि आप अगर एक मीडियम का, एक ज्ञानेंद्रिय को अपना यूज करते हैं तो आप एक्टिवेट करते हैं अपने ब्रेन को, और दोनों को तो डेड करते हैं अपने ब्रेन को। और ये डिजिटल मीडिया इडियट बॉक्स का मोस्ट रिफाइंड, मोस्ट पॉलिश्ड और स्वीट पॉइजन की तरफ प्रवेश करने वाला वो जहर है जो आपके दिमाग को मार रहा है। आप गदगद है देख के चार रील चाहिए, कोई सूचना झूठी अच्छी, आप गदगद नहीं है। उसी में से कोई सूचना ऐसी होती है जो आपके बेटे को एडिक्ट कर रही है, तीसरी सूचना आपकी बेटी को एडिक्ट कर रही है। वर्चुअली ये ज़ॉम्बियों का देश बनाया जा रहा है, और आप केवल अगर एक कंज्यूमर रहेंगे तो 80 करोड़ पर आप प्राउड करेंगे कि 5 किलो हमको मिल रहा है। समझे? अगर ये जागता हुआ देश होता, डिजिटल मीडिया ने अगर इसको जगाया होता, तो ये देश आज शर्म कर रहा होता, और ऐसी उद्घोष का बार बार बखान करने वाले नेताओं को उसकी औकात बताता। लेकिन दिक्कत है क्या, हमको दिमाग से पंगु और हमको शारीरिक श्रम से भी पंगु, दोनों करने का एक। और ये षड्यंत्र जो है ना, ये 2-3 आदमी के बदले के लोग आज आपको बताते, इंटरनेशनली ये भारत को 3A चला रहा है। ये आप जिनका युग का बोले संतोष, वो सब कहीं नहीं है, कोई जगह पर नहीं है। 3A इज रनिंग इंडिया, 3A इज सेलिंग इंडिया, एंड 3A इज एंजॉयिंग इंडिया। समझिए? अब इस पर अगर आप सोच के नहीं बढ़िएगा तो बाकी जितना है ना, आप खाली पत्ता गिन रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। चाहे हॉस्पिटल का एगो न्यूज पत्रकार लिख दे, लेकिन जर्नलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि आदमी ने कुत्ते को काटा, ये न्यूज है, कुत्ता आदमी को काटा, ये न्यूज नहीं है। तो डॉक्टर नहीं आया, ये न्यूज है, डॉक्टर इतना काम किया, वो न्यूज नहीं है। ये बेसिक प्रिंसिपल। तो हम वो एक्सपेक्टेशन करके अपने को ही केवल गलत फहमी में डाल रहे हैं। तो आप 2-3 षड्यंत्र और देखिए। अपने पिताजी से, जो मेरे उम्र के लोग हैं, वो अगर पिताजी हो तो पूछिएगा, उनके समय में गंजी कोठारी का आता था, साइकिल हरकुलस का आता था, ये सब लाइफ लॉन्ग गारंटी रहता था। आपको बंद करने का षड्यंत्र साइंस ही देता है। ऐसे सारे लोगों को फांसी दे दी गई जो उत्कृष्टता के इतने उच्चतम पैमाने की चीजें बनाते थे जो खराबे नहीं हो। तब लाया गया कंसेप्ट, नहीं इसमें एक्सपायरी डेट डालो, हर चीज का ही एक्सपायरी हो। उसके बाद दवा अच्छी भी आप नहीं खाइएगा। होम्योपैथी में कोई एक्सपायरी नहीं होता, आप जाकर भी खरीदिएगा, देखिएगा एक्सपायरी डेट 2 साल का लिखा होगा। आयुर्वेद में कहता है जितना दवा पुराना होगा उतना ज्यादा वो
आपको बढ़िया होगा। और उसमें भी अब एक्सपायरी डेट आ गया। इसके बाद ये जो इस एक्सपायरी डेट को जोड़ दीजिए टीआरपी के साथ, और ये खेल समझ जाइए। और टीआरपी रिपब्लिक टीवी तो 4 साल पहले 5 साल पहले दिखाई दिया था कैसे पैसा देकर टीआरपी बनाता है। आपको कुंद की आप जो बोले ना, मंदिर तिलस मरस भूत, ये सब एक साथ एक वेव शुरू। आज कहाँ है वेव? कोई चीज को देखेगा हिंदू मुस्लिम एक वेव शुरू होता है। और ये सब जान लीजिए कि ये टास्क दिया जाता है। इट इज योर टास्क। और डू, आपको हम देंगे 75 लाख की सैलरी देंगे, आप बड़का सुधीर चौधरी बन जाओ, आप बड़की फलाना बन जाओ, तुम्हारा ये टास्क है, ये करो। जो नहीं करोगे जाओ। बेसिक देखिए, वो लोग इमोशन लेस है, वो लोग एकदम, वो लोग का इमोशन सिर्फ एक है, एवरीथिंग इज माइंड। अब बाकी आप टूल्स की तरह उनके पर्पस में अगर आप साथ हो, आप सरवाइव करोगे। नहीं साथ हो, आप हट जाओगे। पत्रकारिता का इस देश में वही दौर चल रहा है। या ये बता देते हैं, ट्रंप का जो चुनाव हुआ था ना, ये प्रयोग पहले अमेरिका में हुआ। अमेरिका को जिताया गया था, ट्रंप को जिताया गया था सोशल मीडिया के उपयोग से। मोदी को भी जिताया गया था सोशल मीडिया के उपयोग से। ना वोट परसेंट देख लीजिए, उतने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज के डेट में, मैं अपने पिताजी को अगर एक लाइन कह दूं, मेरे पिताजी जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय में इतने कट्टर कांग्रेसी थे। अब वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एकदम अपने घर का, आज भी जीवित है, लगभग 100 साल उनकी उम्र है। उस समय वो नौकरी में थे, इतने कट्टर कांग्रेसी थे कि जयप्रकाश नारायण के समर्थकों ने उनके खिलाफ विभाग में, उनके उद्योग विभाग में थे, शिकायत कर दी थी जनता दल के शासन आने के बाद। आज वो इतने बड़े मोदी भक्त हैं कि अगर मैं घर में एक लाइन कुछ कह देता हूं, मैंने सिंपल इतना कहा कि क्यों ये जो, क्योंकि मैं अपने घर में या कहीं भी मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन मेरे पिताजी की चूंकि जरूरत है, वो देखते करेंगे, तो इसलिए टीवी रहने देता हूँ। वो जब चलता है तो मैं किसी तीसरे चौथे कमरे में, इतना प्रिविलेज भगवान दिया है कि उसकी आवाज से मैं दूर रह सकूं, तो मैं चला जाता। मणिकांत जी साक्षी होंगे, जानते हैं, चूंकि मेरे घर के भीतर के आदमी है, हमको पता है, वो जानते हैं। उनका चेहरा इतना लाल भभूका लग जाता है, और वो मोदी भगवान है ये बिलीव करते हैं। इस देश में उनके जैसे करोड़ों लोगों को ये बिलीव करा दिया गया है। आप उस बिलीव को तोड़ने के लिए आपको बहुत सारे, बहुत इतने भगीरथ प्रयत्न करेंगे, तभी इस देश का जनतंत्र, जिसकी बात कर रहे थे संतोष जी, सुरक्षित हो पाएगा, अन्यथा नहीं। आशा की कोई किरण नहीं। धन्यवाद, आपने दिया।